हेलो दोस्तों। अगले वीक से आपके लिए बड़ी ही खुशखबरी आने वाली है। अगले वीक से ही हम आपके लिए नई कहानी लॉन्च करने जा रहे हैं। आप दिल थाम कर इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर लेकर आइए। अब की बार कोई मैं आपको ऐसे ही नहीं बोल रहा, क्योंकि सब कुछ तैयार कर लिया गया है और आपकी कहानी नई तैयार हो चुकी है। तो आपके लिए नई कहानी मैं अगले हफ्ते से लेकर आ रहा हूँ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करवाइए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और लाइक करके हमें बताइए कि आपको कहानी का कितना वेट है। आज हम सुनेंगे 446वां एपिसोड। चलिए शुरू करते हैं कहानी। दोस्तों, युवराज, चंदन और मिलकर वसीम ने सिराज का एक काम तो कर दिया था और दूसरे काम के लिए सिराज ने उन्हें खुद इनवाइट किया था और दूसरी मीटिंग के लिए बुला लिया था। युवराज और चंदन सिराज के बंगले के बाहर अपनी गाड़ी में बैठे अगली मीटिंग का इंतजार कर रहे थे। तभी चंदन को मीटिंग की टाइमिंग का मैसेज आ गया। मैसेज में लिखा हुआ था, नेक्स्ट मीटिंग एट 9:30 PM। चंदन ने अपनी घड़ी देखी और 9:20 हो चुके थे। घड़ी में टाइम देखते ही चंदन ने युवराज से कहा, सर, अगली मीटिंग का मैसेज आ गया है, हमें 10 मिनट में बुलाया गया है। युवराज ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, अब हमें आगे वाले शीशे वाला ड्रग खरीदना है। चंदन ने भी सिर हिलाकर हामी भर दी। उधर वसीम भी अपने शिवाजी बीच से वापस आने के लिए ऑटो देख रहा था। तभी एक काली मारुति वैन आकर उसके सामने रुक गई। उसमें से दो नकाबपोश हट्टे कट्टे आदमी बाहर निकले और वसीम को खींचकर गाड़ी में बैठा लिया। 5 मिनट के अंदर ही वो लोग एक सुनसान जगह पर पहुंच गए थे। वसीम को गाड़ी से निकालकर एक कुर्सी से बांध दिया और बांधते ही उसके चेहरे पर घूंसे मारने लगे। वसीम को कुछ समझ ही नहीं आया कि ये पलक झपकते ही उसके साथ क्या हो गया। तभी एक आदमी उसके सामने आया जो पुलिस की वर्दी में था और उसके साथ वो आदमी भी पकड़ा हुआ था जिसने ड्रग की डिलीवरी ली थी। वसीम तुरंत उस आदमी को पहचान गया। उस पुलिस वाले ने उससे वसीम से पूछा, बताओ बताओ, तुम्हें ड्रग कहाँ से मिला और किसने भेजा है तुम्हें? वसीम ने कोई जवाब नहीं दिया। जब वसीम ने मुंह नहीं खोला तो उसके आसपास के लोगों ने फिर से उसे मारना शुरू कर दिया, लेकिन वसीम मुंह खोलने को तैयार नहीं हुआ। अगले 5 मिनट तक ये लगातार सिलसिला चलता रहा, लेकिन वसीम ने कोई जवाब नहीं दिया। उस पुलिस वाले आदमी ने परेशान होकर अपनी पिस्तौल निकाल ली और वसीम के ऊपर तान दी। उसने कहा, बताओ किसके साथ मिलकर काम कर रहे हो, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। लेकिन उसकी धमकी सुनकर वसीम पर कोई असर नहीं हुआ। वसीम ने हंसते हुए कहा, जब मैंने इतनी मार सह ली और दर्द झेल लिया तब मुंह नहीं खोला, तो इस गोली से तो मेरा सारा दर्द ही खत्म हो जाएगा। अब तो मुंह खोलने का सवाल ही नहीं उठता। उसकी बात सुनकर सामने वाला भी हंसने लगा। उसने वसीम भाई की कनपटी पर पिस्तौल दान दी और कहा, तुम पास हो गए हो, तुम सिराज भाई के टेस्ट में पास हो गए। वाह। असल में यह डिलीवरी तो एक बहाना था। यह सब कुछ उनकी वफादारी जांच करने की कोशिश की गई थी। और उस आदमी ने तुरंत सिराज को फोन किया और कुछ घंटे के बाद सिराज ने जैसे ही फोन उठाया उसने कहा, हाँ बोलो, क्या हुआ काम का? बंदा काम का है या नहीं? भाई, बंदा एकदम काम का है। मैंने उसे गोली से मारने के लिए पिस्तौल कनपटी पर रख दी, लेकिन फिर भी उसने मुंह नहीं खोला। बस ये कहा कि जान से मार दो, लेकिन मुंह नहीं खोलूंगा। उस आदमी ने उससे सिराज को सब कुछ बता दिया। उधर सिराज भी जोर जोर से हंसने लगा और कहा, ठीक है, अब उसे वापस बंगले पर ले आओ, लेकिन पहले उसे एक पेन किलर जरूर दे देना, बेचारे का दर्द कम हो जाएगा। उसके बाद उसने उन लोगों को वहां पर कुर्सी से उठा लिया और उसके साथ वहां पर चलने के लिए बोले। उधर युवराज और चंदन भी बंगले में दाखिल होने लगे थे। इस बार किसी ने उन्हें रोका भी नहीं और सीधा अंदर भेज दिया। सिराज ने दोनों को बैठने के लिए कहा और आगे बोला, अब बताओ आपको कौन सा ड्रग चाहिए, किस ड्रग के साथ आप लोग काम करना शुरू चाहेंगे? युवराज ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, भाव, हमें एक ऐसा ड्रग चाहिए जो बहुत ही रेयर हो और पूरी मुंबई में क्या पूरे देश में भी हमारे अलावा किसी के पास ना हो, तभी भी हमारे पक्के ग्राहक बनेंगे। युवराज गलत नहीं कह रहा था। जो कह रहा था वो बिल्कुल सही था और कोई भी ऐसा ड्रग डीलर नहीं था जो उनके कंपटीशन में आ जाए। सिराज भी इस बात को अच्छे से समझता था। उसके जवाब से कुछ कहने ही वाला था, तभी वो कुछ लोग वहां पर आए। वे किसी को सहारा देकर अंदर लेकर आ रहे थे। घायल आदमी की तरफ जब युवराज और चंदन ने देखा तो वो वसीम ही था। युवराज ने खड़ा होकर वसीम की हालत देखी। उसे वसीम की चिंता हो रही थी। उसने वसीम के पास जाते ही पूछा, ये क्या हुआ तुम्हें? किसने इतना मारा है? मुझे बताओ, मैं उसके हलक में हाथ डालकर उसके रूह खींच लूंगा। युवराज को गुस्सा आ रहा था।
लेकिन वो वसीम ने कोई जवाब नहीं दिया और उसने वसीम को सहारा दिया हुआ था। उसने बोला, तुम बताओ किसने मारा है इसे? उसकी आंखों में गुस्सा देखकर वो आदमी भी सहम गया। वो 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 कुछ कहने ही वाला था, लेकिन उसकी हालात नहीं हो रही थी। माहौल गर्म होता हुआ देखकर सिराज अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसने अपना हाथ उठाकर युवराज को शांत करने की कोशिश की और कहा, भाई तुम्हारे आदमी का यह हाल मेरे टेस्ट की वजह से हुआ है। मैं तुम सबकी वफादारी चेक करना चाहता था। जब तुम्हारे पंटर ने ही अपना मुंह नहीं खोला तो मुझे यकीन है कि तुम लोग भी वफादार निकलोगे। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है। सिराज की बात सुनते ही युवराज उसकी तरफ घूमा। उसके चेहरे पर गुस्से आ गया था और उसकी आंखें भड़क रही थी। उसने गुस्से में अपने जज्बातों को संभालते हुए कहा, यह क्या बात हुई? तुम टेस्ट लेने के लिए मेरे आदमी को कैसे कैसे पीट सकते हो? वो भी मेरे लिए कम नहीं है और मेरा परिवार है। तुम मेरे सबसे वफादार आदमी को मार डालते हो। जब तुम मेरे आदमियों की इज्जत नहीं कर रहे तो मेरी क्या करोगे? और जब तुम्हें हम पर भरोसा ही नहीं है तो ये डर भी कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए हमारे भविष्य में रिश्ते खराब होंगे। ये सुनकर एक पल के लिए सिराज तो हैरान हो गया। उसका चेहरा एकदम से सुन पड़ गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये लड़का युवराज इतना आगे की सोच रखता होगा। इससे पहले कि सिराज कुछ कहता, युवराज ने वसीम के कंधे पर हाथ का सहारा दिया और कहा, चलो हम यहाँ से चलते हैं। वसीम का चेहरा सूजा हुआ था, होठों से खून भी बह रहा था। सिराज ने देखा कि युवराज जाने लगा है तो उसने तुरंत चंदन की तरफ देखा। शायद वो आस में था कि चंदन उस बात को समझ लेगा और युवराज को समझाएगा। लेकिन चंदन भी अपनी जगह से खड़ा हुआ और बोला, हाँ भाऊ, हम तो यहाँ करोड़ों का बिजनेस करने आए थे, लेकिन जब इनको हम पर भरोसा ही नहीं तो हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। हम भी चलते हैं। अब सिराज की आंखों में पहली बार डर था। उसे अपने फैसले पर पछतावा हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे करके इन लोगों को रोक ले। सिराज की आंखों में करोड़ों का लालच आ गया था। युवराज वसीम को अपने कंधे का सहारा देकर बाहर जाने ही वाला था, तभी एकदम से सिराज बोला, अरे भाई, आप तो छोटी बात पर नाराज हो गए। मेरा इरादा आपको नाराज करने का नहीं था। मैं तो बस हम सब की सुरक्षा के लिए समझौता नहीं करना चाहता था। अब क्या करें, आपके आदमी से माफी मांग लेता हूँ। इसका हर्जाना देने के लिए तैयार हूँ। उसकी बात सुनकर युवराज रुक गया। वो तो सिराज को डराना चाहता था और भरोसा दिलाना चाहता था ताकि जल्दी से उसका मुंह खुलवा सके। वो रुका और चंदन से बोला, चंदन, इसे पूछो, अगर उसके पास वो वाला ड्रग मिल जाएगा तो हम इसके साथ बिजनेस करने के लिए तैयार हैं। चंदन की उस बात सुनते ही सिराज की तरफ मुड़ा। सिराज भी बेसब्री से कुछ कहने का इंतजार कर रहा था, तभी चंदन ने उससे कहा, हमें मैट ड्रग चाहिए जिसे कुछ देर के लिए किसी की याददाश्त भुलाई जा सकती है। उसके मुंह से मैट ड्रग का नाम सुनते ही सिराज सक पका गया। यह इतना दुर्लभ ड्रग था, सिराज को भी उसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़ती थी। एक पल के लिए उसके मन में यह भी आया कि लोग कहीं फ्रॉड तो नहीं, जो सीधे इतना महंगा ड्रग खरीदना चाहते हैं। लेकिन फिर भी उसकी आंखों के सामने अब लालच की पट्टी बन चुकी थी। इसलिए उसने कहा, हाँ हाँ, मेरे पास है, लेकिन उसकी 1 ग्राम मॉल की कीमत 20 लाख रुपए है। उसकी बात सुनकर युवराज और चंदन एक दूसरे की आंखों में देखकर हंसने लगे। युवराज ने उससे कहा, तुम पैसे की चिंता मत करो, मुझे अभी का अभी 100 ग्राम माल चाहिए, वो भी कैश पेमेंट पर। उसकी बात सुनकर सिराग के चेहरे पर चमक आ गई। उसने धीरे से कहा, भाई साहब, मिल जाएगा, आप बैठिए, मैं अभी मंगवा लेता हूँ। ये कहते हुए उसने अपने एक आदमी को इशारा किया और कुछ ही देर में वो आदमी एक कांच के शीशे लेकर आ गया जिसमें वही हरे रंग का ड्रग था जो युवराज के पास वाले शीशे में था। युवराज को अब तसल्ली होने लगी थी कि वो सच्चाई के बहुत करीब है। उसने आगे का पता लगाने के लिए पूछा, हाँ, हमें यही ड्रग चाहिए, लेकिन वो असरदार है या नहीं इसका कैसे पता चलेगा? तुमने कभी इसे इस्तेमाल किया है नहीं? सिराज ने भी फौरन कहा, हाँ हाँ, मैंने एक बार इसे इस्तेमाल किया है और इस ड्रग से मेरी एक दोस्त की जिंदगी बन गई। आपने सिंघानिया ग्रुप के सीईओ युवराज सिंघानिया का नाम सुना है? चंदन और युवराज ने तुरंत उत्सुकता से कहा, हाँ हाँ, लेकिन उसका इससे क्या लिंक है? सिराज ने हंसते हुए कहा, मेरी क्लासमेट टीना चौधरी उसकी पत्नी है और उसने इस ड्रग के सहारे ही युवराज सिंघानिया को फंसाया है। क्या हो गया है ये? क्या नया मोड़ लेगी कहानी? क्या होगा आगे कहानी में? क्या करेगा अब युवराज टीना के साथ? जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर करें। दोस्तों, कल जो हमारे दोस्तों ने कमेंट किया है, जिन जिन गाँवों का उन्होंने नाम लिखा है, उनके कमेंट हम तीसरे एपिसोड के लास्ट में पढ़ेंगे। और आज का सवाल आप लोगों के लिए ये है
कि आप लोगों को गांव और शहर में से कौन सी जगह अच्छी लगती है और अपने गांव के बारे में भी एक खास बात जरूर लिखें। दोस्तों, 447वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। टीना चौधरी का नाम सुनते ही युवराज की नसों में बहता हुआ खून एक पल को ठिठक गया। जब उसे दिल ने जैसे धड़कना छोड़ दिया था और उसकी सांसें रुक गई थी। युवराज की आंखों में बिजली कौंध गई थी। उसने बड़े ही शांत स्वर में कहा, अरे वाह, आपके तो बहुत बड़े बड़े लिंक हैं, बड़े दिलचस्प बात है। युवराज ने उससे कहा और चंदन की आंखों में युवराज के चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। सिराज कुछ और कहने ही वाला था जब युवराज ने बड़े ही उसे दोबारा से कहा, तो फिर बताइए कि आप ये मैड ड्रग हमें कब डिलीवर कर सकते हैं। सिराज अब पूरी तरह से बिजनेसमैन के स्टाइल में था। उसकी आंखों में करोड़ों के मुनाफे की चमक थी और जैसे ही वो बोला, उसने कहा, जब आप कहें तब। उसके शब्द भी पूरे नहीं होने थे और अचानक वो खिंच गया। उसने देखा कि चंदन की नकली दाढ़ी जो उसके चेहरे पर अब बखूबी चिपकी हुई थी, वो पसीने की वजह से ढीली पड़ने लगी थी। एक कोना पूरी तरह से उतर चुका था और दूसरे कोने के बाल लटकने लगे थे। सिराज की आंखों में जैसे बिजली चमकी, वो एकदम खामोश सा हो गया। उसने कहा, ये लोग बेहरूपी हैं, ये भेष बदलकर मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। उसके अंदर ही अंदर ये बात चल रही थी। उसने एक कड़ा इशारा किया और उसके आदमी जो अब तक कमरे के कोनों में खड़े थे, धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उन्हें घेरना शुरू कर दिया। उसको ऐसे ही देखकर आंखों में अपने आदमी को इशारा करते हुए ये हैरानी से युवराज और चंदन की एक दूसरे की आंखों में देखा। युवराज ने जब उसकी ढीली पड़ी हुई दाढ़ी देखी तो उसने चंदन को इशारा किया, लेकिन चंदन उसका इशारा समझ ही नहीं पाया। युवराज क्या कहना चाहता है। युवराज की आंखें गोल हो गई। वो बार बार उसकी ओर देख रहा था, दाढ़ी की ओर इशारा कर रहा था, लेकिन चंदन उसकी बातों को कुछ गोल ही नहीं कर रहा था। तभी सिराज की गूंजती हुई आवाज आई, तो बता दीजिए आप असल में हैं कौन और किसके कहने पर आए हैं मेरे पास। युवराज अब चुप नहीं रह सकता था। उसने झट से अपनी दाढ़ी मूछों को हटा दिया, अपने बालों को भी साफ कर लिया और जो वस्त्र उसने पहने थे, जो कटे फटे पुराने थे, वो भी उसने धीरे धीरे उतारने शुरू कर दिए। जैसे जैसे वो इन चीजों को हटा रहा था, सिराज की आंखें उसे लगातार हैरानी से देख रही थी कि इंसान है कौन। और उसने जैसे ही पूरी तरह से भेष बदला, उसकी आंखें सकपका गई। उसकी आंखों में घबराहट आ गई थी। वो किसी मौत के अंदर आ गया था। उसे एक पल भी समझ नहीं आया था कि उसे जिस इंसान के सामने राज खोल दिए थे और वो उसके सामने वही इंसान था। उसकी आवाज कांप गई थी। उसने कांपती आवाज में कहा, यु 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 युवराज सिंघानिया, आप। युवराज की आंखें ज्वालामुखी की तरह धधक रही थी। उसने एक कदम आगे बढ़ते हुए बहुत ही शांत स्वर में कहा, हाँ हाँ, मैं ही हूं और ये है चंदन और वसीम, मेरे अपने। हम तुम्हारी सच्चाई जानने आए थे और अब पूरी तरह जान भी चुके हैं। सिराज ने घबराकर पीछे हटते हुए दीवार को थाम लिया। उसकी सांसें रुकने को हो गई थी। उसके दिमाग में यही चल रहा था को टीना को क्या जवाब देगा। टीना की सच्चाई तो उसने उनके सामने लेकर आ गया था, अब वो टीना उसका क्या करेगी और युवराज उसके साथ क्या करेगा। टीना ने उसे 5 करोड़ रुपए देने का वादा किया था और वो टीना जो खुद सिंघानिया हाउस का हिस्सा थी, जिसने उसे यकीन दिलाया कि सब कंट्रोल में रहेगा, लेकिन अब सारा भेद खुल चुका था। सिराज समझ गया था कि अगर युवराज यहाँ से जिंदा निकल गया तो न सिर्फ टीना का भांडा फूटेगा, उसका भी धंधा खराब हो जाएगा। उसे अब सिर्फ एक ही रास्ता दिख रहा था कि वो उसे यहीं पर मार दे या फिर कैद कर ले। उसने अपने आदमियों को इशारा किया और कहा, घेर लो इन्हें, यहां से कोई भी बचकर जाना नहीं चाहिए। सारे के सारे लोग एकदम से युवराज, चंदन और वसीम के चारों तरफ आ गए। वो लोग हथियार बंद थे और उन्होंने चंदन और वसीम और युवराज को घेर लिया था। युवराज का चेहरा भी सख्त हो गया था। उसकी बेहोएं सिकुड़ गई थी। उसके अंदर भी ज्वालामुखी फटने को हो रहा था। जैसे उसने देखा कि ये लोग तो बहुत सारे हैं, उसने अपने चमड़े के पट्टे हटाई और 5 निकले स्टार ब्लेड बाहर निकल गए। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाकर देखा, दुश्मनों की मुस्कानें अभी भी टेढ़ी थी। उसने एक सांस भरा और ठंडे क्षण के बाद युवराज ने ब्लेड को घुमाकर अपने सामने खड़े 5 आदमियों को निशाना बना लिया। हवा में शू की आवाज करते ही ब्लेड घूमते हुए निकल गई और अगले ही पल एक के बाद एक 5 लोगों को, किसी के गर्दन पर, किसी की आंखों में और किसी की जांग में, किसी की छाती में, वो सारे ब्लेड धंस गए। उफ, आह की चीख गूंज गई। वो 5 जमीन पर करहाते हुए पड़े रह गए। बाकी के जो बचे थे उनकी आंखों में डर भर गया था,
लेकिन युवराज ने उन्हें कोई वक्त नहीं दिया। वो आगे बढ़ा और अपने मार्शल आर्ट वाले ओरे में आ गया था। उसने सबसे पहले दो आदमियों की ओर छलांग लगाई और हवा में आधा चक्कर काटते हुए उन दोनों को ऐसी किक मारी कि वो दोनों जमीन पर गिर गए। तीसरा आदमी जैसे ही अपनी गन उठाने वाला था, युवराज ने उसके बाएं पैर पर जमीन पर हाथ टिकाते हुए उसको इस तरीके से मुक्का मारा कि उसके जबड़ा टूट गया और वो उसके जो मुंह है वो सामने दीवार पर जाकर लगा। सामने से दो और आदमी आ रहे थे। उन दोनों आदमियों को एक को चंदन ने पकड़ लिया और दूसरे को वसीम ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। वसीम और चंदन भी अब पूरे गुस्से में थे और वो लड़ने के पूरे मूड में थे। उन्होंने भी साथ ही साथ युवराज की लड़ाई शुरू कर दी थी। उसके बाद तो चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ लात घूसे और चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। एक तरफ युवराज लगातार अपने मार्शल आर्ट का प्रदर्शन कर रहा था और लगातार उनको मारता जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ वसीम भी और चंदन भी अपने अपने करतब दिखा रहे थे। वो भी एक एक करके उन लोगों को मारते जा रहे थे। कुछ ही देर में सब के सब नीचे जमीन पर घायल हो गए। कमरे पर फर्श जो खून से भर चुका था। युवराज का चेहरा भी पसीने से भरा हुआ था और इधर चंदन और वसीम की स्थिति भी थोड़ी सी खराब हो गई थी। चंदन और वसीम और युवराज जैसे ही रुके, उन्होंने देखा कि अब सामने सिराज अकेला खड़ा था। सिराज को भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो गया है, किन लोगों को उसने चुनौती दे दी है। कहीं उसे ये गलत काम तो नहीं कर लिया है, उसने गलत पंगे में पांव तो नहीं फंसा लिया है। उसको माफी मांग लेनी चाहिए थी या कुछ और करना चाहिए था। वो अपने आप को दिलासा देने की कोशिश कर रहा था कि कहीं न कहीं उसके आदमी इन तीनों से निपट लेंगे, लेकिन उन तीनों ने तो उनकी सबकी धुलाई कर दी थी। अब सिर्फ अकेला सिराज बच गया था। सिराज यूं ही देख रहा था और उसके हाथ पांव कांपने लगे थे। युवराज ने उसकी आंखों में देखा। सिराज की सांसें तेज थी, पीछे हटने की कोशिश कर रहा था, पर उसके पांव कांप गए थे। युवराज ने उसकी आंखों में देखा और कहा, ओह सिराज, तुझे क्या लगा कि तू ही चालाक है? बेटा, तू इतना चालाक नहीं है। अब तुझे पता लगा कि दुनिया में और भी लोग हैं जो तुझसे बड़े हैं और तुझसे समझदार भी हैं। सिराज इतनी देर में कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था। वो बोलना ही चाह रहा था, तभी धड़ाम से युवराज ने एक जोरदार घूंसा उसके चेहरे पर मारा। इतने जोर से मारा कि सिराज की गर्दन झटका खाकर पीछे गई और उसकी आंखों के सामने दो दांत हवा में उड़ते हुए जमीन पर गिर पड़े। खून की एक मोटी धार उसके होठों से बह निकली और उसने तुरंत अपने मुंह को पकड़ लिया। वो लड़खड़ाता हुआ जमीन पर गिर पड़ा और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा। क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या युवराज सिराज को माफ करेगा या फिर कोई और ही डील यहाँ पर साइन हो जाएगी? क्या होगा आगे जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर कर दें। और साथ में दोस्तों, अपनी नई कहानी भी शुरू होने जा रही है। और आज जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा है कि आपको शहर और गांव में से कौन सी जगह रहना पसंद है और आपके गांव की खासियत क्या है, जरूर कमेंट करके बताएं। दोस्तों, 448वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। युवराज ने जैसे ही उसके मुंह पर एक मुक्का मारा, वो लड़खड़ाकर बेचारा जमीन पर गिर गया और उसके होठों से खून बहने लगा। वो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा। वो कहने लगा, माफ कर दो प्लीज भाई, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस तरह से आपको कभी ऑफेंड करने की कोशिश करूंगा, लेकिन भाई मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई भाई। वो बिल्कुल भीगी बिल्ली बन चुका था, लेकिन युवराज उसके इस कराह का कोई सहानुभूति नहीं दे रहा था। वो फिर आगे बढ़ा और उसने उसे उठाने की कोशिश की, तभी पीछे से एक गूंज आई, रुको। सभी के सिर एकदम से दरवाजे की तरफ मुड़ गए। दरवाजा जोरों से टूटा और बहुत सारे पुलिस वाले वहां पर आ गए थे। मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम वहां पर पहुंच गई थी। अंदर आते ही उनमें से इंस्पेक्टर ने कहा, कोई भी अपनी जगह से हिलेगा नहीं, वहीं के वहीं पर खड़े हो जाओ और अपने आप को सरेंडर कर दो। किसी ने भागने की कोशिश की तो शूट एट साइड का ऑर्डर है, आप लोग वहीं के वहीं ढेर हो जाएंगे। सिराज के चेहरे पर और ज्यादा हवाइयां उड़ने लगी थी। उसे समझ नहीं पाया कि पुलिस को यहाँ की खबर कैसे मिल गई, लेकिन तभी उसकी नजर चंदन पर पड़ी, जो अब अपने चेहरे से खून साफ करता हुआ मुस्कुरा रहा था। जैसे ही चंदन को लगा कि सिराज उससे कुछ पूछना चाह रहा है, चंदन ने मुस्कान भरी आवाज में कहा, याद है सिराज, जब तुमने मुझसे मिलने का वक्त दिया था, उसी दिन मैंने एक पहचान के इंस्पेक्टर को बता दिया था कि अगर हम पकड़े गए तो हमें बचा ले। तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया है। सिराज के
एकदम से बोल पड़ा, धोखा? हमने धोखा देना तो तुम लोगों से सीखा है सिराज। तुमने हमारे घर के अंदर धोखे से बीज का बोझ, हम तो बस उसके बूटे को ही काट रहे हैं। उसने फिर इंस्पेक्टर को इशारा किया और पुलिस ने तेजी से सिराज समेत सारे बचे खुचे आदमियों को हथकड़ियां बांधना शुरू कर दिया। कुछ तो उठ ही नहीं पा रहे थे। और उसके बाद वसीम ने लंबी सांस ली, चंदन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, चंदन भाई, तूने जो आज किया है वो नहीं होता तो पता नहीं क्या होता। युवराज भी खामोश था। उसने पुलिस के साथ आते जाते जाते युवराज की एक बार फिर से देखा, जैसे उसे चेतावनी दे रहा हो कि अगली बार कभी सोचना भी मत सिंघानिया परिवार की तरफ नजर उठाने की भी। उसके बाद वो तीनों तीनों के तीनों बाहर निकल गए और सड़क पर पुलिस की गाड़ियां लगातार आती जाती जा रही थी। गाड़ी में बैठते ही युवराज ने पीछे मुड़कर एक बार फिर उस बंगले को देखा और गाड़ी धीरे धीरे चलने लगी। चंदन और वसीम भी दोनों खामोश थे। वो भी समझ चुके थे कि इस समय युवराज किस मेंटल कंडीशन से गुजर रहा होगा और गाड़ी में सब कुछ सन्नाटा पसरा हुआ था। युवराज अपने मन ही मन सोच रहा था, टीना, टीना, तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। तुम अगर मुझसे कह देती तो क्या पता मैं मान भी जाता, लेकिन तुमने मुझे और मेरी भावनाओं की कभी कदर ही नहीं की। तुमने मुझे फंसाया है टीना। मैंने तो तुझ पर यकीन कर लिया था, लेकिन तुमने कभी नहीं सोचा कि जब मुझे इस बात का पता लगेगा तो मेरे ऊपर क्या क्या बीतेगी। कभी तो सोच लिया होता। मैं हमेशा सोचता था कि तुम कभी माही की जगह ले पाओगे, नहीं, लेकिन माही माही तो माही, माही के जैसा कोई भी नहीं हो सकता। टीना, तुमने तुमने आज मेरे अस्तित्व को गहरी ठोस पहुंचा दी है। मैं सोच भी नहीं पा रहा कि अब तुम्हारे साथ क्या करूं। उसे वो दिन याद आ रहे थे जब माही जिंदा थी। वो मुस्कुराती और खिलखिलाती हुई युवराज के हमेशा साथ रहती थी। अब उसे याद आने लगा था कि अंजलि कपूर भी उस आदमी माही पर हमला कर रही थी, जब टीना भी शायद उसके साथ ही होगी। कहीं वो दोनों बाहर जाती थी तो कभी कभी अकेली माही को अलग जगह पर भेजती और कुछ देर के बाद ऐसी घटना घट जाती। कहीं टीना अंजलि के साथ थी तो अब यह सवाल उसके जहन में घूमने लगा था, क्या क्या तुमने जानबूझकर हमें अलग तो नहीं किया टीना? कहीं पहले की घटना भी तुमसे नहीं जुड़ी हुई? उसकी यादों में वो गूंज उठा, जब उसने खुद टीना से शादी की थी। कितना जहर भरा था, फिर भी उसने खुद को समझाया कि शायद माही की मौत और उन घटनाओं का टीना से कोई लेना देना नहीं। टीना तो उसकी बहन है और वो ऐसा उसके साथ कैसा कर सकती है। लेकिन लेकिन आज उसकी सारी उम्मीदों पर भी पानी फिर गया था। युवराज को आदित्य की बात भी याद आ रही थी। उसने उससे कहा था, अगर मुझसे सगाई सिर्फ तुम्हारी वजह से तोड़ी है युवराज, टीना टीना पर कभी विश्वास मत करना। टीना कभी भी सच नहीं बोल सकती। आदित्य ने भी युवराज को कई बार समझाने की कोशिश की थी, लेकिन युवराज ने कभी भी उसकी बात को सही से नहीं लिया था। वो भी यही सोच रहा था कि कहीं आदित्य अपनी कमजोरी का और सारा सबब टीना पर तो नहीं डाल रहा था। यही सोचते सोचते वो कब लोग सिंघानिया हाउस पहुंच गए पता ही नहीं चला। लेकिन युवराज के माथे पर अभी भी शिकन वैसी की वैसी बनी हुई थी। उसने मन में बार बार वो माही का नाम ही बुदबुदा रहा था। माही, अगर आज तुम होती तो शायद मुझे संभाल पाती। देखो तुम्हारे युवराज की क्या हालत हो गई है। इन लोगों ने युवराज को कैसा बना दिया है। लेकिन उसके बाद वो जैसे ही घर के अंदर आया, उसने गहरी सांस ली और जैसे ही वो अपने हॉल में आया, सामने खड़े नौकरों ने उसे वहां बैठने के लिए पानी देने के लिए कहा, लेकिन युवराज की आंखें टीना को ही ढूंढ रही थी। युवराज का मन इस समय तूफान से गुजर रहा था। उसके भीतर ज्वालामुखी सुलग गया था और वो अब शांत होने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन अपने आप को शांत नहीं कर पा रहा था। वो जान चुका था कि टीना ने उसे उसकी भावनाओं को और उसके माही से अलग कर दिया था। उसने कभी नहीं सोचा कि माही के साथ वो ऐसा करेगी, लेकिन उसे अब पूरा यकीन हो गया था कि माही की मौत के पीछे भी टीना का ही हाथ था। उसने अपने पीछे खड़े चंदन और वसीम की ओर देखा। दोनों ने उसकी आंखों की भाषा समझ चुके थे। युवराज ने धीमे स्वर में चंदन से कहा, चंदन, तुम वसीम को लेकर मेरे ऑफिस में जाओ और इसका फर्स्ट एड कर दो। चंदन ने सिर हिलाया और वसीम को सहारा देते हुए वहां से लेकर चला गया। अब वो अकेला ही था और सीधा चलकर काव्या के कमरे की ओर चला गया। हर कदम उसके भीतर उठते तूफान को गूंज रहे थे। उसने जैसे ही दरवाजा खटाया, सामने तुरंत ही काव्या ने दरवाजा खोल दिया।
काव्या अभी भी कुणाल के साथ झगड़े के असर में थी और युवराज को यूं सामने देखकर चौंक गई थी। लेकिन उसके लिए असली झटका तब लगा जब युवराज उसके कमरे में घुसते ही उसकी ओर बढ़ा और लिपट कर रोने लगा। उसका शरीर कांप रहा था। काव्या एकदम से चौंक गई। उसने युवराज को कभी इस हालात में नहीं देखा था। उसके मन में एक ही आवाज चल रही थी कि कुणाल कहीं उसको साथ कोई और तो काम गलत नहीं कर दिया है। युवराज लास्ट बार उसके घर से यही कहकर निकला था कि वो कुणाल के साथ समझौता करके आएगा और उसे बात करके आएगा। ये काव्या को तो यही लग रहा था कहीं कुणाल ने उसके साथ कोई और तो गलत काम नहीं कर दिया है। काव्या ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कांपती आवाज में पूछा, क्या हुआ युवराज? तुम रो क्यों रहे हो? क्या कुणाल ने तुम्हारी माफी स्वीकार नहीं की? क्या वो मुझे छोड़ देगा? काव्या के इस सवाल पर युवराज ने खुद को समेट लिया। उसके शब्दों के बीच में ही उसने रोकते हुए कहा, नहीं नहीं दीदी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैंने अभी तक जीजू से बात ही नहीं की। बात उससे भी बड़ी है दीदी। किसी अपने ने ही हमें बहुत बड़ा धोखा दिया है। किसी ऐसे ने जिस पर हमने सबसे ज्यादा भरोसा किया, जो कहती थी कि वो मेरी हमसफर है, मेरा सहारा है, मेरे हमदर्द है, उसी ने मेरे जख्मों पर नमक छिड़का दीदी। उसने बहन के रिश्तों को भी नहीं छोड़ा, उसको भी तार तार कर दिया दीदी। युवराज, किसकी बात कर रहे हो युवराज तुम? काव्या ने झट से पूछा। युवराज ने जैसे ही बताना शुरू किया, काव्या की आंखें एकदम से सफेद पड़ गई। अब क्या करेगी काव्या और क्या कहेगी युवराज को टीना के साथ करने के लिए? जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी के साथ। कहानी को एक लाइक जरूर कर दे, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। दोस्तों, अब वक्त आ गया है कल के जो हमारे दोस्तों ने कमेंट किए हैं उनके कमेंट पढ़ने का। तो सबसे पहला कमेंट किए हैं हमारे भाई हैं नाजुक YT5 के। यह है मदन लाल भवाल, बिश्नोई, गया, खिंदासर, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर से। उसके बाद है बनवर लाल सारन, राजस्थान चूरू से हैं, जो हमारी कहानी को बहुत ज्यादा प्यार देते हैं, हर रोज कमेंट भी करते हैं। इन्होंने आज कमेंट भी किया है, गुड लक, थैंक यू सो मच ब्रदर। वंजाले वजारे, आई एम फ्रॉम हैदराबाद, ये हैदराबाद से हमारी कहानी सुनते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाफ डॉक्टर हैं, वो लिखते हैं नाइस स्टोरी, थैंक यू सो मच ब्रदर। संजय पासो, ये हमारे सागर MP से, मध्य प्रदेश से हमारी कहानी सुनते हैं, थैंक यू सो मच संजय भाई। सूरज बानमिया, ये सूरज भानमिया है जो VOP गुरेरा था, सिवानी मंडी डिस्ट्रिक्ट भिवानी स्टेट हरियाणा से, जो हमारी कहानी सुनते हैं। हरियाणा से राम राम भाई, आपको राम राम। कहानी को इसी तरीके अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना। इशफाक शाह, ये पाकिस्तान से हैं और आज़ाद कश्मीर से हमारी कहानी सुनते हैं, थैंक यू सो मच ब्रदर। राम किशोर मीना, गांव डिपशा, गंगापुर सिटी, जिला सवाई माधोपुर, राजस्थान से राम किशोर मीना जी का बहुत बहुत स्वागत है और ये हमारी कहानी हर रोज सुनते हैं, थैंक यू सो मच ब्रदर। उसके बाद हैं हरिराम कार्न, जो मानगढ़ जिला भिंड मध्य प्रदेश से हैं, ये भिंड से हैं और भिंड तो आपको पता है चंबल का एरिया है, बड़ा ही शानदार एरिया है। भिंड से आपको बड़ा बड़ा सलाम और भाई कहानी को अपने पूरे भिंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। राजेंद्र प्रसाद सिंह जी हैं जो आजमगढ़ UP से हमारी कहानी सुनते हैं, राजेंद्र प्रसाद जी का बहुत बहुत धन्यवाद एक कमेंट करने के लिए। और आप आजमगढ़ में हमारी कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करना। नेक्स्ट हैं दुर्गा बहादुर शाही, ये ओके लिखते हैं, थैंक यू सो मच ब्रदर, कहानी अच्छी लगती है, नाजुक जी को बहुत बहुत धन्यवाद। विजांग गेमिंग, ये कतर से हैं जो हमारी कहानी को देखते हैं। तो दोस्तों, हमारी जो कहानी है वो कतर में भी सुनी जाती है और मैं आप लोगों से यही विनती करता हूं कि आप लोग अपने अपने शहर पर अपने अपने जो ग्रुप्स आप लोग रखते हैं, अपने अपने ग्रुप्स में अपने अपने शहर में अपनी कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, जिससे आपके आसपास जो अपने शहर में अपनी कहानी ज़्यादा सुनी जाए। जशो बंटा दलाई हैं जो ओडिशा जजपुर से हमारी हर रोज कहानी सुनते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पवन कुमार जी हैं जो लुधियाना से हमारी कहानी सुनते हैं, थैंक यू सो मच ब्रदर। हमारे भाई हैं सुमेर सिंह जी जो लिखते हैं, जय माता दी, मैं कोटा जिला राजस्थान में एक हॉकी खिलाड़ी हूँ, मुझे आपकी कहानी अच्छी लगती है, आपकी आवाज़ में मेरे साथ जादू है, सुनते ही मज़ा आ जाता है। इस कहानी के सभी पात्रों को बहुत बहुत बधाई व हार्दिक शुभकामनाएं। सुमेर सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी हॉकी टीम में और आप अपने राजस्थान कोटा में अपनी कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और पूरे कोटा को अपनी कहानी जरूर सुनाओ। थैंक यू सो मच ब्रदर सुमेर सिंह जी, आपने बहुत ही अच्छा कमेंट किया है। अगले भाई हैं मुनवर अहमद, ये फिनलैंड से हमारी स्टोरी सुनते हैं,
दोस्तों, हमारी कहानी विदेशों पर भी राज करती है, कतर में और फिनलैंड में। फिनलैंड में मुनव्वर भाई हैं जो हमारी कहानी को सुनते हैं। मुनव्वर भाई, आप कमेंट करके बताना कि आप यहाँ इंडिया में कहाँ से हैं। थैंक यू सो मच मुनव्वर भाई। आशीष मिश्रा जी हैं जो हरदोई जिला से हैं। आशीष मिश्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद कहानी पर ऐसे प्यार करने के लिए। महेंद्र कुमार जी हैं जो बाड़मेर राजस्थान से हैं। राजस्थान के हमारे बहुत सारे व्यूवर हैं, बहुत ही अच्छा लगता है राजस्थान से। आपका बहुत बहुत खम्मा खणी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे अंकित भाई हैं, वो लिखते हैं भाई एक नंबर कहानी है। थैंक यू सो मच अंकित भाई। शाहनवाज खान भी लिखते हैं वेरी नाइस स्टोरी। थैंक यू सो मच ब्रदर शाहनवाज खान। आप कहाँ से हैं, आप भी ये कमेंट करके जरूर बताएं। मनोहर लाल जी भी लिखते हैं वेरी नाइस स्टोरी। थैंक यू मनोहर लाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वंजाले वंजारे, नाइस स्टोरी भाई, थैंक यू सो मच। आप जिन जिन लोगों ने कमेंट किया, आपका सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद है। और मैं चाहता हूं कि आप अपने जो ग्रुप्स हैं, अपने अपने शहर के जो ग्रुप हैं, उनके अंदर अपनी कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को भी कहें कि कहानी को शेयर करें और अपने अपने शहर और अपने अपने गांव में इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं। दोस्तों, आज का जो सवाल था कि आपको शहर और गांव में से कहाँ रहना पसंद है और आपके गांव में कौन सी चीज़ आपको अच्छी लगती है, ये भी कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट जो एपिसोड आएगा उसमें हम आपके गांव के जो भी आप नाम लिखेंगे और जो भी आप कमेंट करेंगे, बड़ा अच्छा अच्छा कमेंट करना, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका कमेंट पढ़ने में और मुझे बहुत मज़ा आता है, मैं सबके कमेंट पढ़ता हूं, तो सभी कमेंट जरूर करना। दोस्तों, 449वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। काव्या के चेहरे पर सवालों की लहर दौड़ गई। उसे युवराज की बातों पर कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसने फिर पूछा, युवराज, साफ साफ बताओ कौन है वो, किसके बारे में बात कर रहे हो तुम? युवराज ने गहरी सांस ली और सब कुछ एकदम समेट कर बोला, दीदी, दीदी वो टीना, टीना ने हमें धोखा दिया है। उसी ने उस रात मुझे ट्रक दिया था जब मैं माही की मौत के गम में डूबा हुआ था। उसी ने मेरे खिलाफ झूठा इल्जाम लगाया कि जो मैंने उसके साथ जबरदस्ती की है और मुझे मजबूर कर दिया शादी करने के लिए। मुझे अब समझ में आ रहा है दीदी, वो हमलों की कड़ी जो माही और मुझ तक होती थी, वो कोई संयोग नहीं था। हर बार जब भी माही पर हमला हुआ, टीना हमारे साथ होती थी और हर बार जब भी मैं कहीं गया, अंजलि को पता चल जाता था। हाँ, मुझे शक है टीना और अंजलि दोनों मिली हुई थी। दोनों ने मिलकर मेरी और माही की जिंदगी को तबाह कर दिया। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन उसका जो सवार था वो लोहे के जैसे मजबूत था। काव्या भी ये सुनकर स्तब्ध रह गई। वो अभी भी इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि टीना जिसकी परवरिश माही के साथ हुई थी और वो माही की छोटी बहन थी, वो ऐसा कैसे कर सकती थी। उसने फिर कहा, और दीदी, अब मुझे आदित्य की भी बात याद आ रही है। उसने भी मुझे कहा था कि टीना ने मुझे पाने के लिए उसके साथ रिश्ता तोड़ दिया और अब मुझे लगता है कि शायद उसने आदित्य को भी झूठे आरोप में फंसाया था और वो उस पर हाथ उठाता था। टीना ने मुझे और माही को एक दूसरे से अलग करने की पूरी साजिश रची थी और मैं उसे अपना हमसफर मान बैठा। मैं इतना अंधा कैसे हो गया दीदी, कैसे हो गया, कैसे मैं माही को एकदम से दूर कर दिया। काव्या पूरी तरह से एकदम से सक पका गई थी। उसकी आंखें डबडबा गई। उसने धीरे से युवराज का चेहरा थामा और बोली, मुझे नहीं पता युवराज की ये तुम क्या कह रहे हो, लेकिन मैं इतना जानती हूं कि तुम्हारा दर्द सच्चा है और अगर टीना ने सच में ये सब किया है तो उसे तो इसका इंजाम भुगतना पड़ेगा। अब हमें हर एक सबूत इकट्ठा करना होगा। हम एक परत को खोल के फिर ही कुछ न कुछ आगे करेंगे। युवराज ने सिर हिलाया। उसका चेहरा शांत था, लेकिन अंदर युद्ध छिड़ा हुआ था। वो टीना को खुद अपने झूठ में फंसते देखेगा, उसने कभी सोचा नहीं था। तभी इतने में युवराज का मोबाइल बज उठा। उसने जेब से फोन निकाला और प्रत्युषा का कॉल आ रहा था। उसी क्षण उसके एकदम से मुस्कान आ गई। उसने फोन उठाते ही कहा, हाँ प्रत्युषा बोलो। क्या बोलूं? दूसरी ओर से राजकुमारी प्रत्युषा की झुंझलाहट भरी आवाज आई। उसने कहा, मुझे अपने कमरे में बंद करके कहाँ चले गई? मैं अपने ही कमरे में बैठी हूँ, बोर हो रही हूँ। युवराज के चेहरे पर एक क्षण के लिए ग्लानि भर गई। उसे याद आया कि दोपहर के बाद प्रत्युषा के लिए वो कुछ भी नहीं कर पाया था, ना उसके साथ बातचीत कर पाया था, उसे छोड़कर वहां से चला गया था। उसने कहा,
मैं यही हूं, अभी तुम्हारे पास आता हूं, तुम चिंता मत करो। काव्या ने उसे गौर से देखा। ये उसका अचानक बदला हुआ हाव भाव समझ गई थी। उसे ने कहा, क्या हुआ युवराज? क्या चल रहा है अब तुम्हारे दिमाग में? मुझे भी बताओ। युवराज ने धीरे से सिर हिलाया और एक गहरी सांस लेकर बोला, दीदी, अभी अभी मेरे दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया है। जब मैंने आज दोपहर राजकुमारी प्रतीक्षा को घर लाकर अंदर आया था, तब मैंने टीना की आंखों में एक अजीब सी जलन देखी थी। उस समय मुझे लगा था कि हर पत्नी अपने पति को और किसी औरत के साथ देखकर असहज होती होगी। शायद वही कारण है। लेकिन अब जब सारा खेल सामने आ गया है, मुझे लग रहा है कि अगर मैं इस जलन को हवा दूं, तो शायद टीना अपना आपा खो बैठे और हमें उसके खिलाफ ठोस सबूत मिल जाए। काव्य ने उसकी बात पर ध्यान से विचार किया और कहा, लेकिन युवराज, इससे तो यह साबित होगा ना कि टीना तुमसे प्यार करती है, इसलिए तुम्हें किसी और के साथ देखकर जलन होगी। हमें तो यह जानना है कि ये सब क्यों कर रही है। प्यार में कोई इतना नहीं गिर सकता, वो भी तब उसकी बहन की जिंदगी बर्बाद हो रही थी। युवराज ने सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल दीदी, आप कह तो सही रही हैं, लेकिन फिर भी टीना का यह व्यवहार, उसका मुझे पाने के लिए सारी हदें पार करना, मेरे और माही के रिश्ते को तोड़ना, मुझे नींद की दवा देकर मेरे साथ अपने आप को जोड़ना, और फिर उसके बाद उसकी आवाज धीमी हो गई। उसने कहा, माही ने मुझे बताया था कि आदित्य ने उससे कहा था कि टीना उसके ऊपर लगातार अमीरी का दबाव बना रही थी। हमारे घर की शानो शौकत देखकर हीन भावना हो रही होगी। शायद यही कारण हो कि उसने आदित्य की दूरी बना ली, धीरे धीरे उसकी जिंदगी से निकल गई। काव्या की आंखें चौड़ी हो गई थी। उसने युवराज की बात पर तुरंत हामी भरी और बोली, हाँ, ये कारण हो सकता है। मैं सोच भी रही थी कि बचपन का प्यार यूं ही खत्म तो नहीं हो सकता, कोई ना कोई तो बड़ा कारण होगा। उसके बाद दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और उनके मुंह से ऐसे ही निकल गया, पैसा। हाँ, हाँ, पैसा। काव्या ने गंभीर स्वर में कहा, देखो, अगर टीना का मकसद सिर्फ तुम्हारे पैसों का हाथ साफ करना था, तो वो कभी तुम्हें सच्चे मन से प्यार नहीं कर सकती, और तब उसकी जलन भी मोहब्बत की नहीं बल्कि किसी औरत को अपनी मालकियत से दूर जाते हुए करने की होगी। हाँ दीदी, मुझे भी यही लग रहा है, लेकिन अब हमें उसे उसी की चाल में फंसाना होगा। अगर हम उसकी जलन को और थोड़ा बढ़ा दें, तो शायद वो अपनी असला चेहरा दिखा दे। हो सकता है कि वो गुस्से में कुछ और कर बैठे, जिससे उसका झूठ सामने आ जाए। काव्या ने हामी भरते हुए कहा, लेकिन युवराज, संभल कर। प्रत्युषा हमारी मेहमान है, उसकी भावनाओं का भी ख्याल रखना पड़ेगा। तुम उसे मोहरा तो नहीं बना सकती। युवराज ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं दीदी, मैं सब कुछ ध्यान से करूंगा। मैं बस इतना चाहता हूं कि टीना का सच सबके सामने आ जाए। काव्या ने युवराज के कंधे पर हाथ रखकर कहा, जाओ, अभी प्रत्युषा तुम्हारा इंतजार कर रही है, और हाँ, अगर उसे कुछ समझ में आ जाए तो उसे भी सच्चाई बता देना। वो समझदार लड़की है, तुम्हारा साथ देगी। युवराज ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और वहां से उठकर प्रत्युषा के कमरे की ओर चला गया। कमरे में पहुंचकर जैसे उसने दरवाजा खटखटाया, कुछ ही पल में दरवाजा खुला और सामने प्रत्युषा पूरे रोब के साथ, नखरे के साथ खड़ी हुई थी। उसने कहा, आप बहुत बुरे हैं, मुझे पूरे दिन से यहाँ अकेला छोड़ दिया है। युवराज ने मुस्कुराते हुए कहा, माफ कर दो राजकुमारी, कुछ जरूरी काम में फंस गया था। प्रत्युषा ने आंखें तरेरते हुए कहा, जरूरी काम? मैं भी देखूं कि कैसी जरूरत थी, मुझसे ज्यादा जरूरी हो गई। युवराज ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और अंदर कमरे में ले गया। कहा, बैठो, मैं सब बताता हूं, लेकिन पहले यह बताओ कि तुम क्या कर रही थी। प्रत्युषा ने उबासी लेते हुए कहा, क्या कर रही थी? दीवारें गिन रही थी, सोच रही थी कि तुम्हारा अपहरण करवा दूं। युवराज उसकी बात पर हंस पड़ा और उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने कहा, प्रत्युषा, क्या तुम मेरे साथ एक छोटा सा नाटक करने में साथ दोगी? प्रत्युषा ने भौहें उठाते हुए कहा, नाटक? कैसा नाटक और क्यों? क्योंकि मैं किसी को उसकी असलियत दिखाना चाहता हूं, और मुझे तुम्हारी एक्टिंग की जरूरत है। राजकुमारी प्रत्युषा पूरी तरह से सतर्क हो गई थी। उन्होंने कहा, ठीक है, लेकिन बताओ क्या करना है। युवराज ने सीधा सीधा उसे बताते हुए कहा, देखो प्रत्युषा, मुझे अब ये साफ समझ में आ गया है कि टीना ने मेरे साथ क्या किया है। उसने जिस तरह से मुझे झूठे आरोपों में फंसाया, ये सिर्फ एक चाल थी। इसी धोखे ने मुझे ऐसी शादी में बांध दिया जहां सिर्फ दिखावा था, प्यार नहीं। प्रत्युषा के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई और वो युवराज ने फिर अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, मुझे अब उसकी सच्चाई सबके सामने लानी है, खासकर उसके माँ बाप के सामने। मैं चाहता हूं कि वो सच को वो अपनी नजरों के सामने से देखे और पूरी दुनिया भी देखे, लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। प्रत्युषा ने बिना कुछ बोले युवराज की आंखों में देखा, जैसे उसकी आत्मा को पढ़ रही हो।
फिर उसने शांत स्वर में कहा, हाँ युवराज, लेकिन बताओ मुझे करना क्या होगा, मैं तुम्हारा साथ दे दूंगी। युवराज की आंखों में एक राहत की झलक भर आ गई। उसने प्रत्युषा पर भरोसा कर लिया था और उसने कहा, मुझे लगता है कि टीना को लगे कि मैं तुम्हारे करीब आ रहा हूँ, तो उसकी जलन उसे कोई गलती करने पर मजबूर कर सकती है। मैं चाहता हूँ कि तुम और मैं प्यार का नाटक करें, सिर्फ इतना कि वो ये देख सके कि मैं किसी और में दिलचस्पी ले रहा हूँ। युवराज की बात सुनते ही प्रत्युषा के दिल की धड़कनें तेज हो गई। वो मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान एक मासूम सी छिपी हुई सच्चाई में थी। उसने कभी सोचा नहीं था कि वो जिससे प्यार करती थी उसके साथ मोहब्बत का नाटक भी करना पड़ेगा। अब क्या करेगी प्रत्युषा? कहीं प्रत्युषा नाटक के चक्कर में युवराज के साथ और असल में ही तो प्यार में नहीं पड़ जाएगी? क्या युवराज उसके प्यार को समझ पाएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए अपने इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, 450वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। उसने अपने भीतर चल रही भावनाओं को जाहिर नहीं होने दिया, क्योंकि वो तो चाहती थी कि युवराज उससे प्यार करे, लेकिन अब उसे युवराज के साथ ही प्यार करने का नाटक करना था। उसने कहा, युवराज, मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगी। दोनों के पलकों में एक दूसरे को ऐसे देखा जैसे मन ही मन में एक दूसरे को उन्होंने अपना लिया था। फिर युवराज ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी मदद से हम टीना की असलियत को सबके सामने ला पाएंगे, लेकिन हमें बहुत समझ समझ कर कदम उठाना होगा। अगर हमें उसे जरा भी शक हो गया तो फिर कुछ और ही चाल चल सकती है, यहाँ तक कि वो तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकती है। प्रत्युषा ने संजीदगी से सिर हिलाया और कहा, ये सही कह रही हो युवराज, और अब मैं चाहती हूँ कि मैं उसका केवल पर्दाफाश न हो, बल्कि तुम भी उस बंधन से आजाद हो जाओ जो तुम्हारे लिए जंजीर बन चुका है। उसकी बातचीत में एक अलग ही संतुलन था। दोनों एक दूसरे की ख्वाहिशों को जान गए थे। अचानक युवराज ने उसका हाथ थामा और फिर बहुत नरमी से कहा, थैंक यू प्रत्युषा, तुम्हारा ये साथ मेरे लिए बहुत मायने रखता है। प्रत्युषा युवराज की आंखों में ही देख रही थी। वो सोच रही थी कि अब वो क्या करे, लेकिन उसने अपने आप को वहां से हटा लिया और बड़े ही मुस्कुराते हुए बोली, अरे ये सब तो ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आज तो मैं बोर हो गई हूँ। क्या करूँ समझ ही नहीं आ रहा। उसने जानबूझकर थोड़ी देर सोचने का नाटक किया और फिर दोबारा से बोली, क्या क्या हम बाहर चलें डिनर के लिए? युवराज ने उसकी मासूम सी एक्टिंग देखी और उसकी गंभीरता में दरार सी पड़ गई। वो हंसा और बोला, चलो चलते हैं, लेकिन प्लीज ऐसी घटिया एक्टिंग से टीना के सामने मत करना, वरना वो 1 मिनट में समझ जाए कि हम दोनों एक्टिंग कर रहे हैं। युवराज फिर अपनी जगह से उठा और बोला, ठीक है, एक काम करो, जल्दी से तैयार हो जाओ, तब तक मैं भी बाकी लोगों से चलने के लिए कह देता हूँ। और हाँ, सिंधु और राशि के तो मुझे आज क्लास भी लेनी है, वो घर में होते हुए भी तुम्हें बोर होने के लिए कैसे छोड़ सकती है। उसके बाद वो कमरे से बाहर निकल गया। जैसे वो बाहर आया, सामने से टीना आती हुई दिखाई दी। उसे देखते ही युवराज के दिल में गुस्से की लहर दौड़ गई, लेकिन उसने उसके सामने जाहिर नहीं होने दिया। फिर भी मुस्कुराते हुए बोला, अरे टीना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ, हम बाहर डिनर के लिए जा रहे हैं। लेकिन टीना की निगाहें युवराज की बातों पर नहीं, प्रत्युषा के कमरे की ओर थी। वो देखने की कोशिश कर रही थी कि युवराज यहाँ क्या कर रहा था, और उसने पूछ भी लिया, युवराज, तुम वहां क्या कर रहे थे? युवराज ने बड़े ही शांत स्वर में कहा, क्या कर रहे थे का क्या मतलब? प्रत्युषा हमारी मेहमान है, उनका ध्यान भी रखना हमारा फर्ज है। मैं उसे डिनर के लिए कहने गया था। अब सवाल जवाब मत करो, जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ, हम आज ब्लूबेरी होटल में डिनर के लिए जा रहे हैं। जैसे टीना ने ब्लूबेरी होटल का नाम सुना, उसके चेहरे पर चमक आ गई। ये वही होटल था जिसमें जाना उसका सपना था। वो एक टाइम खाना खाने में कम से कम 20 से 25 हजार रुपए वहां पर लग जाते थे। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और कुछ देर वो एकदम से युवराज के सामने लिपट गई। फिर अचानक जैसे ही होश में आई, उसने मुस्कुराते हुए वो दूर हटी और कमरे में तैयार होने के लिए चली गई। युवराज ने उसके पीठ की ओर देखते हुए गहरी सांस ली और खुद को स्थिर कर लिया। उसके बाद वो जैसे ही हॉल में आया, सामने सिंधु और बिंदु अपना काम कर रही थी। युवराज को वहां पर आते हुए देखकर सिंधु और बिंदु ने उनकी तरफ देखा। उसके बाद युवराज आगे बढ़ा और उसने दोनों को इशारा किया और अपने पास बुलाकर बोला, सिंधु और राशि, तुम दोनों को मैंने राजकुमारी का ध्यान रखने के लिए कहा था, फिर भी वो अपने कमरे में अकेली बोर होती रही, क्यों? सिंधु ने सिर झुकाते हुए कहा, गुरुदेव, हम दोनों तो राजकुमारी के पास ही थी, लेकिन हमें टीना दीदी ने रोक लिया। बोले कि कोई जरूरत नहीं है उनके पास जाने की। अगर अब वो इस घर में रहने वाली है तो वो इसे घर के लोगों से खुद मिलना चाहिए।
हम उसके पास क्यों जाएं? यह सुनकर युवराज का गुस्सा और भड़क गया। उसने कहा, ओह, तो टीना ने कहा और तुमने मान लिया। क्या तुमने गलत नहीं किया? राशि ने युवराज के बदलते हुए हाव भाव को देखकर कहा, नहीं गुरुदेव, हम उसके बाद भी जाने ही वाले थे, लेकिन फिर टीना दीदी ने हमसे कहा कि हम वहां नहीं जा सकते, यह उनका ऑर्डर है, और आपकी पत्नी होने के नाते हम उनकी आज्ञा की अवहेलना कैसे कर सकते थे गुरुदेव, इसलिए हमें रुकना ही पड़ा। युवराज ने ध्यान से देखा कि दोनों तो बेचारे उनका ऑर्डर ही मान रही थी। तभी बिंदु जो शांत खड़ी थी उसे रहा नहीं गया और वो बीच में बोलते हुए बोली, गुरुदेव, हमने आपसे तब कहा था ना कि टीना दीदी की बातों में कुछ गड़बड़ है, आप उनसे शादी मत कीजिए। बिंदु की एकदम से बात सुनकर युवराज मौन हो गया। उसके दिल में वही दोबारा से टीस उठने लगी कि उसने टीना की बात पर विश्वास क्यों किया था। युवराज ने बिंदु की आंखों में गहराई से देखते हुए फिर कहा, बिंदु, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। उस वक्त मैंने तुम्हारी बातों पर ध्यान नहीं दिया था, यह मेरी भूल थी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सारी गलती टीना की है। सोचो, कोई भी पत्नी अगर अपने पति को किसी और लड़की के साथ इतना करीब देखेगी तो उसे जलन तो होगी ही। उस भावना को भी समझना चाहिए। लेकिन अब उन बातों को छोड़ दो, मैं टीना से खुद बात करूंगा और उसे समझा दूंगा। फिलहाल तुम तीनों तैयार हो जाओ, हम सब बाहर डिनर के लिए जा रहे हैं। और हाँ, काव्या दीदी को बता देना, उनको भी बोलना कि जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जाए। युवराज ने एक कहकर हल्की मुस्कान दी और वहीं पर अपने जगह से आगे चला गया। उसके बाद सिंधु, राशि और बिंदु भी वहां से अपने कमरे में तैयार होने के लिए चली गई थी। उसके बाद युवराज अपने ऑफिस में आ गया था, जहां चंदन वसीम का इलाज कर रहा था। और उसके अंदर आते ही बिना देरी किए और उसने बैठते ही वसीम की ओर देखा और वसीम के माथे पर चंदन ने पट्टी बांध दी थी। चंदन की आंखों में चिंता थी। उसने युवराज के आते ही कहा, सर, आप आ गए, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे, अब आगे क्या करना है? चंदन की आवाज में साफ साफ बेचैनी झलक रही थी। वो यही जानने की कोशिश करना चाहता था कि वो जल्दी से अब आगे क्या प्लान किया है। लेकिन चंदन ने हल्के मुस्कान के साथ जवाब दिया, चंदन, अभी तो तुम दोनों को आराम की सख्त जरूरत है। तुम्हें बहुत चोटें आई हैं। इन जख्मों के साथ अपने घर लौटने की बात सोचना भी मत। तुम दोनों चुपचाप गेस्ट रूम में जाओ और आराम करो। मैं सबरा को कह देता हूँ कि वो तुम्हें वही डिनर दे, और साथ ही मैं तुम्हारे लिए रिकवरी पिल्स भी भिजवा देता हूँ। इससे तुम्हारी रिकवरी जल्दी हो जाएगी। चंदन ने युवराज की बातों पर सिर हिलाते हुए हामी भरी और उसने वसीम को सहारा देते हुए खड़ा कर लिया। उसके बाद वो गेस्ट रूम की ओर जाने लगे। वसीम के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसे इस बात की राहत थी कि चंदन और युवराज उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। युवराज भी उसके बाद ऑफिस से निकला और रसोई की ओर चला गया। सबरा अपने कामों में रोज की तरह व्यस्त थी। सबरा के पास जाते ही युवराज ने कहा, सबरा, गेस्ट रूम में चंदन और वसीम हैं, उनके लिए डिनर भिजवा देना। साथ में रिकवरी पिल्स भी उन्हें दे आना। और भी कोई अगर उनको जरूरत हो तो उनका ख्याल रखना। सबरा ने सिर झुकाकर कहा, जी बाबा, अभी भिजवा देती हूँ। युवराज ने सिर हिलाया और कुछ पल वहीं पर खड़ा रहा। वो फिर सोचने लगा था कि आज वो ऐसा क्या करे कि जिससे टीना की जलन और बढ़ जाए और टीना कुछ गलती करने की सोचे। क्या करेगा अब युवराज? क्या वो प्रत्युषा के साथ कोई ऐसा प्यार दिखाएगा जिससे टीना को अपनी गलती सामने लेकर आनी ही पड़ेगी? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर करें।